हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं खिलजी वंश के अगले शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना किया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। और जलालुद्दीन खिलजी का दामाद एवं भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली सल्तनत का बन गया सुल्तान। तो अगला शासक बना कौन है? अलाउद्दीन खिलजी बना है 1296 ईस्वी में, और इसका शासन रहता है 1296 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का दामाद एवं भतीजा दोनों था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसास्प। नाम क्या था? अली गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसास्प। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने तमाम उपाधियां धारण की थी, जिसमें सबसे पहला उपाधि क्या था? द्वितीय सिकंदर की उपाधि। या इसने अपने आप को सिकंदर सानी कहलवाया लोगों से, यानी स्वयं धारण किया था इसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि या सिकंदर सानी। क्यों? चूंकि सिकंदर की तरह यह भी विश्व विजेता बनना चाहता था, यह भी पूरे विश्व के शासकों को जीतना चाहता था, इसलिए इसने अपने आप को सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर कह के पुकारवाया लोगों से। ठीक, अन्य जो उपाधियां धारण किया है अलाउद्दीन खिलजी ने, यह क्या था? सबसे पहला था विश्व का सुल्तान, युग का विजेता या सुल्तान कहवाया। एक अन्य उपाधि था जनता का चरवाहा। जनता का चरवाहा भी उपाधि धारण किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी पैगंबर मोहम्मद साहब की भांति एक नवीन धर्म चलाना चाहता था, लेकिन इसी का एक कोतवाल मित्र था जिसका नाम था अलाउल मुल्क। क्या नाम था इसके कोतवाल मित्र का? नाम था अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क के समझाने पर अलाउद्दीन खिलजी ने उस नवीन धर्म को चलाने का जो हट था, जो एक योजना थी, उसको त्याग दिया। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा शासक था जो पैगंबर मोहम्मद साहब की भांति नवीन धर्म चलाना चाहता था, नए धर्म की स्थापना करना चाहता था? तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अन्य क्या क्या काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो सबसे पहला इसने काम किया था अस्थाई सेना का गठन। इसके समय से दिल्ली सल्तनत में अब शासक क्या करेंगे? तो अस्थाई सेना का गठन करेंगे। और दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने अस्थाई सेना का गठन किया, और वह भी सैनिकों को नगद वेतन देने के आधार पर। यानी कि शुरुआत इसने क्या किया है? एक नई पहल किया है इसने, सैनिकों को नगद वेतन देकर अस्थाई सेना का गठन। दूसरा का क्या किया था इसने? घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत किया था। घोड़े को दागने की प्रथा तथा सैनिकों की हुलिया प्रथा की भी इसी ने ही सबसे पहले शुरुआत किया था। सैनिकों की हुलिया मतलब अलग अलग प्रकार के सैनिक अलग अलग तरह के कपड़े पहनेंगे। जैसे आजकल रैंक डिसाइड होता है स्टार से पुलिस वालों का, ऐसे ही उस समय यहाँ पर जो रैंक डिसाइड होता था वह किससे होता था? तो घोड़ों से होता था। और किससे? तो सैनिकों की हुलिया से होता था। मतलब आप देख के पहचान सकते हैं, अगर 2 स्टार तो दरोगा, 3 स्टार तो इंस्पेक्टर। ऐसे ही सेम सैनिकों की हुलिया प्रथा की व्यवस्था करवाया था सबसे पहले किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला जो इसने काम किया था तो बलबन की तरह, बलबन ने क्या किया था? बलबन ने अपने विरोधियों के समाप्ति के लिए एक नीति अपनाया था जिसको कहा गया था रक्त एवं लोहे की नीति। रक्त एवं लोहे की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। लेकिन जब समय आया अलाउद्दीन खिलजी का, तो इसके समय में सबसे अधिक मंगोलों के आक्रमण हुए थे, और उन मंगोलों के आक्रमण के निपटने के लिए इसने मंगोलों के विरुद्ध एक रक्त एवं तलवार की नीति अपनाया था। कौन सी? तो रक्त एवं तलवार की नीति अपनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए। अन्य जो पश्चिमोत्तर भारत के प्रांत थे, जो दुर्ग थे, उन दुर्गों की मरम्मत करवाया था, नए नए दुर्गों की स्थापना करवाया था। तो किसके लिए करवाया था? यह करवाया था मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए। अगला जो इसके समय से कार्य था भूमि की,
यह अलाउद्दीन खिलजी ऐसा प्रथम शासक था जो पहली बार भूमि की पैमाइश कराकर उस पैमाइश के आधार पर कर वसूलने की शुरुआत किया था और इसने भूमि की पैमाइश के लिए विश्वा मापक का प्रयोग किया था। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सबसे पहली बार भूमि का आकलन करा के, यानी कि भूमि की पैमाइश करा के उसको नपवा कर उस भूमि के आधार पर कर वसूलने की शुरुआत किया था और इसके लिए इसने विश्वा मापक का प्रयोग किया था। और अलग से जो कर वसूलने के लिए या कह सकते हैं राजस्व को इकट्ठा करने के लिए एक इसने विभाग बनाया था जिसको कहा गया था दीवान ए मुक्त खराज। क्वेश्चन आता है दीवान ए मुक्त खराज की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया विभाग बनाया था राजस्व वसूली के लिए और इसने अपने समय में दो प्रकार के नवीन कर लगाए थे। एक कर को कहा गया था गढ़ी कर, जो घरों एवं झोपड़ों पर वसूले जाते थे, यानी कि मकानों पर लगने वाले कर था जिसको कहा गया था गढ़ी कर। और एक प्रकार का अन्य कर था जिसको कहा गया था चराई कर। चराई कर जो वसूला जाता था या दुधारू पशुओं पर लिया जाता था, यानी ऐसे पशु जो दूध देते थे उन पशुओं पर भी यह क्या करता था? तो टैक्स वसूलता था, कर वसूलता था, जिसको कहा गया था चराई कर। ठीक, अन्य केस ने काम किया था तो दिल्ली सल्तनत में यह पहला शासक था जिसने अपने दिल्ली क्षेत्र में मदिरा पान पर प्रतिबंध लगा दिया था। सबसे पहले मदिरा पान पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी और इसने पूरी तरह से बैन कर दिया था कि दिल्ली में ना तो कोई मदिरा पान करेगा और ना ही दिल्ली में कोई मदिरा लेके आएगा। आइए हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो युद्ध के अभियान हुए थे वे कौन कौन से अभियान थे। तो इसके समय में तो इसने स्वयं से बहुत से अभियान किया था और कुछ तो अपने दासों जैसे कि मलिक काफूर के द्वारा अलग अलग जगहों पर अभियान कराया था, युद्ध अभियान करवाया था। कुछ ही अभियानों से क्वेश्चन आते हैं, जैसे गुजरात के अभियान से, देवगिरी के अभियान से, तेलंगाना हो गया, चित्तौड़ हो गया, इन चारों जगह से क्वेश्चन हमेशा आया करते हैं। तो दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद पहला जो युद्ध अभियान था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, वह था गुजरात पर, जहां का शासक था रायकण द्वितीय। यहाँ का शासक कौन है? रायकण द्वितीय है और समय था 1297 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर इसके दो सेनापति कौन है? एक सेनापति का नाम है उलूग खां और दूसरे का नाम था नुसरत खां। उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में 1297 ईस्वी में गुजरात अभियान होता है और इसमें नुसरत खां तथा जो गुजरात का शासक है रायकण द्वितीय है, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और युद्ध में जो गुजरात का शासक है जिसकी राजधानी थी अनहिलवाड़ा, रायकण द्वितीय उस युद्ध में पराजित होता है। पराजित होने के बाद रायकण द्वितीय की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवल देवी। नाम क्या है? पुत्री का नाम है देवल देवी। पुत्री के संग यह गुजरात से भागकर शरण लेता है देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ, यानी कि यह दुम दबा के भाग गया। कहाँ भाग के गया है? तो गुजरात के शासक रामचंद्र देव के यहाँ। लेकिन पुत्री के साथ तो भाग लिया, लेकिन इसकी जो पत्नी थी, इसकी पत्नी का नाम था कमला देवी। कमला देवी को जो अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति हैं, इन्होंने इसको क्या किया? इसको बंदी बना लिया, कमला देवी को, और अपने साथ रख लिया बंदी बना के। इसी दौरान यानी गुजरात विजय के दौरान ही गुजरात में एक दासों का कह सकते हैं व्यापारी दासों को बेच रहा था और उन्हीं दासों के मेले में कह सकते हैं दासों के मंडी में एक दास बिक रहा था, गुलाम बिक रहा था जिसका नाम था मलिक काफूर। नाम क्या है? मलिक काफूर नाम था। और यहीं पर गुजरात विजय के दौरान ही नुसरत खां ने मलिक काफूर को खरीदा था। और मलिक काफूर क्या था? तो एक हिंदू हिजड़ा था, मतलब यह हिंदू था और हिजड़ा भी था मलिक काफूर। इस मलिक काफूर को नुसरत खां ने खरीदा था 1000 दिनार में।
1000 दिनार में खरीदा था। किसको? तो मलिक काफूर को। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। तो मलिक काफूर कौन था? तो एक हिंदू हिजड़ा था, जिसको खरीदा कौन है? नुसरत खान ने खरीदा। किसके लिए? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। ठीक, तो यहाँ मलिक काफूर और कौन? कमला देवी, इन दोनों को लेके आते हैं इसके सेनापति कहाँ पर? दिल्ली में। और ये जो कमला देवी हैं, जो रायगढ़ द्वितीय की पत्नी है, इससे विवाह कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी और इसको अपने मुख्य पत्नी का दर्जा देता है, मतलब सबसे श्रेष्ठ पत्नी का दर्जा देता है। जो पत्नी पहले किसकी थी? रायगढ़ द्वितीय की थी। ठीक, तो यहाँ पर गुजरात विजय जो हुआ है वह 1297 ईस्वी में हुआ है। अगला जो इसका अभियान हुआ था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, यह हुआ था चित्तौड़ पर। समय कितना था? तो 1303 ईस्वी का था। उस समय 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह। इन्हीं की एक पत्नी थी, इसका नाम था पद्मिनी, नाम था इनकी पत्नी का नाम था पद्मिनी। और उस समय भारतवर्ष में सबसे सुंदर स्त्री थी पद्मिनी। और इसी पद्मिनी जो पत्नी है राणा रतन सिंह की, इसको पाने के लालच में अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कर दिया आक्रमण और 7 माह तक उस चित्तौड़ के किलों को घेरे रखा। धीरे धीरे छोटे छोटे युद्ध भी हुए और इस युद्ध में फाइनली राणा रतन सिंह मारे जाते हैं। और इनकी जो पत्नी है जिसका नाम था पद्मिनी ने जौहर व्रत धारण कर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। और इन दोनों बातों का विवरण, यानी कि ये जो चित्तौड़ के जो आपकी घटनाएं हुई हैं युद्ध के, इसका जो विवरण है एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था पद्मावत। इनके पुस्तक का नाम है पद्मावत। ठीक, और पद्मावत पुस्तक की रचना इन्होंने किया था 1540 ईस्वी में। और इस पुस्तक में इन्होंने राणा रतन सिंह, पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का विवरण दिया था। इसी पुस्तक से हमको पता चलता है इस आक्रमण के बारे में। जो लिखा किसने था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पुस्तक का क्या नाम है? पद्मावत। और कब लिखा था? 1540 ईस्वी में। फाइनली होता क्या है? राणा रतन सिंह मार दिए गए और पद्मिनी ने जौहर व्रत धारण कर अपने प्राण को त्याग दिया। तो यहाँ का भी जो अभियान था, चित्तौड़ का अभियान 1303 ईस्वी का, यह भी अलाउद्दीन खिलजी का सफल रहा। अन्य जो अभियान थे दो, दक्षिण भारत के, एक देवगिरी पर और दूसरा कौन था? तेलंगाना का। इन दोनों अभियानों को अंजाम देता है मलिक काफूर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं नहीं आक्रमण करता है, या अलाउद्दीन खिलजी को अपने आदेश से अनुसार भेजता है यहाँ पर युद्ध करने के लिए। अच्छा, अगला जो युद्ध हुआ है वह मलिक काफूर उसका नेतृत्व किया है। और कब? तो देवगिरी में 1307 या 8 ईस्वी में इसने मलिक काफूर ने आक्रमण किया था देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर। क्यों किया था? क्योंकि अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो जलालुद्दीन खिलजी के निर्देशानुसार अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला दक्षिण भारत पर अभियान किया था इसी देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र देव पर। उसमें रामचंद्र देव पराजित हुआ था। समय कितना था? 1296 ईस्वी में। और वहां पर अलाउद्दीन खिलजी और रामचंद्र देव के मध्य एक संधि हुआ था। संधि किसका था? तो संधि में यह हुआ था कि जो देवगिरी का सबसे बड़ा एरिया था जहां से राजस्व ज्यादा मिलता था, वह कौन था? वह था वह एलिचपुर था। और उस संधि के तहत रामचंद्र देव को एलिचपुर का जितना भी राजस्व मिलता, उस राजस्व को पहुंचाना होता दिल्ली सल्तनत के शासक के पास। रामचंद्र देव कुछ समय 1296 ईस्वी से कुछ समय तक तो उस राजस्व को पहुंचाया दिल्ली सल्तनत के शासक के बाद। लेकिन जब आ गया समय 1306 ईस्वी का, 1306 ईस्वी में इन्होंने 1306 ईस्वी से ही इन्होंने उस राजस्व को देना कर दिया बंद। और राजस्व बंद होने की वजह से, ना पहुंचने की वजह से, अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया मलिक काफूर को दक्षिण भारत के शासक रामचंद्र देव पर अभियान के लिए। तो मलिक काफूर आक्रमण करता है 1307-8 ईस्वी में रामचंद्र देव पर। और इस युद्ध में रामचंद्र देव की पराजय
होती है। फाइनली मलिक काफूर रामचंद्र देव को बंदी बनाकर लेके जाता है, कहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी के पास है, और अलाउद्दीन खिलजी से यह क्षमा की प्रार्थना करता है। अलाउद्दीन खिलजी इसके क्षमा प्रार्थना से बहुत खुश होता है, और यहीं पर रामचंद्र देव को, कहाँ पर? तो दिल्ली में ही रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि देता। राय रायन का मतलब होता है राजाधिराज, यानी कि राजाओं के राजा। ठीक, तो राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दिया है, किसको? रामचंद्र देव को दिया है। और इसी दौरान रामचंद्र देव की एक पुत्री थी जिसका नाम था झात्यपाली। पुत्री का नाम था रामचंद्र देव के झात्यपाली। झात्यपाली का विवाह रामचंद्र देव ने कर दिया अलाउद्दीन खिलजी से, और कुछ समय बाद 6 माह बाद अलाउद्दीन खिलजी इसको भेज देता अपने यहाँ से, कहाँ पर? तो देवगिरी भेज देता है, पुनः यह देवगिरी पे शासन करता है। और इसी दौरान ही समय कितना था? तो 1307 से 8 ईस्वी पर देवगिरी पर किया है मलिक काफूर ने। साथ ही साथ इसने उसी दौरान तेलंगाना पर भी आक्रमण कर दिया 1309 ईस्वी में। और 1309 ईस्वी में तेलंगाना का जो शासक था, तेलंगाना की राजधानी थी, इसका नाम था वारंगल। राजधानी था वारंगल। वारंगल के किले पर मलिक काफूर ने कर दिया आक्रमण। किले को 7 से 8 माह तक घेरे रखा, और फाइनली प्रताप रुद्रदेव जो तेलंगाना का शासक था उसने कर दिया आत्मसमर्पण। और इसी दौरान प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को एक हीरा दिया उपहार स्वरूप, जिसका नाम था कोहिनूर हीरा। नाम क्या था? कोहिनूर हीरा, जो निकाला गया था गोलकुंडा की खान से। गोलकुंडा की खान से निकाला गया था हीरा, जिसका नाम था कोहिनूर हीरा। और प्रताप रुद्रदेव ने इसको उपहार दिया था, किसको? मलिक काफूर को। मलिक काफूर कोहिनूर हीरा पहुंचा देता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।